40 संधी लड़कियों को मैंने माफिया से छुड़ाकर जी और 2 साल अपने खर्चे पे रखा। तो पहली घटना जो हुई एक 5 साल की बच्ची जिसका कि कई लोगों ने मिलकर रेप किया था। जो हमारा देश विश्व गुरु है। जी हाँ, तो विश्व गुरु कब होगा? तब होगा जब हम जड़ों में पानी डालेंगे। कि जो हिंदी बोलती नहीं थी लड़की, वो कैसे हिंदी में लिख रही है। पुलिस से जाके कहा तो जी भग गई होगी, आप अपने घर में आराम कीजिए, आप क्यों परेशान होते, रोज लड़कियां भगती हैं। क्योंकि न्याय झूठ को मिलता है, गलत को मिलता है। कटेंगे तो कटेंगे। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, आज मेड इंडिया प्राउड सफ़र जारी है कि इस खास एपिसोड में हम मिलने वाले हैं एक ऐसी आवाज़ से जो सिर्फ बात नहीं करती बल्कि सच को सामने लाने का साहस रखती हैं। एक ऐसी समाज सेविका जिन्होंने 100 से ज़्यादा सामाजिक मुद्दों का खुलासा किया और जिनका नाम कई बड़े मुद्दों के साथ जुड़ा है। आज का एपिसोड एक इंटरव्यू नहीं बल्कि समाज को जगाने वाली एक सच्ची बातचीत है। नमस्कार मैम, मेड इंडिया प्राउड में आपका स्वागत है। जी, आपने मुझे यहाँ पर निमंत्रण दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं शायद बहुत से विचार हैं मन में, उसको रखने की कोशिश करूँगी। मैम, सबसे पहले मुझे अपने लाइफ जर्नी के बारे में बताइए। समाज सेवा की शुरुआत कैसे हुई? ये तो मैंने शुरुआत अपने मन से नहीं की। मैंने कुछ प्रेरणाएं ली अपने पिता से, अपने नाना से, जो स्वतंत्रता की लड़ाई लड़े और जिनको बार बार, जैसे नाना की कविताओं से हर जगह क्रांति आ जाती थी और लोग अंग्रेज़ों के विरुद्ध उठ खड़े होते थे, सोए हुए को जगाते थे। मेरे पिताजी 14 साल के थे, स्वतंत्रता सेनानी। उनके पीठ पर मैंने अंतिम समय तक 114 कोड़ों के निशान देखे थे और उनके पूरे घर परिवार के लोगों को अरेस्ट कर लिया गया था उनकी वजह से। तो इन सब की कहानियाँ बचपन में सुनी। ना उस समय कोई टीवी था ना कुछ और था, तो ये कहानी सुन सुन के मेरे मन में आया। लेकिन फिर भी एक आम व्यक्ति की तरह स्कूल की पढ़ाई की और आगे बढ़ती रही। हम शाहजहां रोड में थे। अच्छा, मैंने देखा कि एक कोई बाहर पड़ा हुआ है, हमारे लॉन के बाहर, गेट के बाहर एक व्यक्ति पड़ा हुआ है। तो पहले तो कुछ दिन उससे मैं भोजन वगैरह देती रही। मेरी बहुत कम उम्र थी, एक संवेदना के स्तर पर, कोई समाज सेवा के स्तर नहीं। मनुष्य है, इसको बिस्तर वगैरह दिए। और फिर उसके बाद जब उसकी मृत्यु हुई तो पैसा इकट्ठा आसपास के लोगों से करके मैंने उसका अंतिम वो भी किया। लेकिन उस समय मुझे नहीं पता था कि ये बहुत बड़ा काम है। मैं सोचती थी मनुष्यता का काम है। जैसे जल, वायु, हवा, ये सब हमें, इन सब का कर्ज है हम पर, इस धरती का कर्ज है, इस देश का कर्ज है। तो इन सब के हम ऋणी हैं। तो मुझे कभी महसूस नहीं हुआ कि मैंने कोई एहसान किया। लेकिन आसपास के लोगों ने कहा आपने बहुत बड़ा काम किया। मैं आज तक सोचती हूँ वो क्या बहुत बड़ा काम था। ये तो एक मनुष्यता का कर्तव्य था। जो उनको मैं आंटी कहती थी, सीबीआई के थे और कई कमिश्नर वगैरह थे, उन सब की पत्नियों ने बहुत इस बात का प्रोत्साहन दिया। बहरहाल हम लोग नोएडा आए। नोएडा बिल्कुल खाली सपाट जगह थी, ना यहाँ पेड़ पौधे थे। आए दिनों यहाँ मर्डर, मारपीट होती थी। सबसे पहला मकान हमारा यहाँ पर था। तो पहली घटना जो हुई एक 5 साल की बच्ची जिसका कि कई लोगों ने मिलकर रेप किया था जी। और उसकी माँ ने उसको छुपा रखा था बहुत दूर, अशोकनगर में जी। हम लोग ढूंढते ढूंढते मैंने सोचा उसको न्याय जरूर दिलवाएंगे उस बच्चे को। मेरे साथ एक पत्रकार भी थे और भी लोग थे जी। हम ढूंढते ढूंढते पहुँचे उस जगह, अशोकनगर का एक बहुत अजीब सा अंदर, वहाँ पे वो लोग छुपे हुए थे जी। क्योंकि उनको जान से मारने की धमकी दे रहा था। मैंने जाकर उस समय पुलिस से कहा, फिर जो वहाँ का नेता था उसी के कुछ लोग थे उस समय का जी। मैंने अंदर घुस के हॉल में, सीए के हॉल में, मैंने कहा इस तरह की घटनाएं हो रही हैं बच्चे के साथ और आप लोग शांतिपूर्वक बैठे हो। उन क्रिमिनल्स को अरेस्ट करवाया। तो यहाँ से शुरुआत हुई। उसके बाद देखा कि घर के आगे एक भी पेड़ पौधा नहीं था जी। मजदूर जो मकान बनाते थे, सड़क बनाते थे, उनके बच्चे पत्थरों पर पतले
कपड़े से ढककर उनको सुलाया जाता था, जिससे धूप छन छन कर आती थी। जी जी। तो वृक्षारोपण का मेरा दूसरा वो रहा वहाँ पर। उसके बाद मंदिर बना 36 सेक्टर में, गीता रामायण समिति। जी उसके लिए बहुत युद्ध किया और वो बना। तो लगातार ऐसे काम होते गए। जैसे छठ यहाँ पर लोग करते थे, उन्हें बड़ी दिक्कत होती थी, रातों रात कई कुंड छठ के खुदवाए। काम का सिलसिला इतना था कि शायद मुझे भी याद नहीं है कि मैं एक सरपट सड़कों पर नोएडा के एक कोने से दूसरे कोने तक दौड़ती रही। बच्चों के गायब होने का सिलसिला लगातार जारी रहा, मैं दौड़ती रही लगातार। जनेंद्र कुमार मिश्र थे मेरे पिताजी के दोस्त जी। उनके पास मैं गई दिल्ली। मैंने कहा इनके बच्चे गायब हो रहे हैं और पता नहीं चल रहा है कहाँ जा रहे हैं। तो उन्होंने जब वो सक्रिय हुए, एक नेता सक्रिय हुए, तब जाके यहाँ की पुलिस भी सक्रिय हुई। वैसे तो वो कहती थी ऐसी भग गई होंगी, इधर गई होंगी, मैडम अपने घर बैठो, क्यों हमें भी परेशान करती हो, आप भी परेशान होती हो। क्योंकि पुलिस के उस पर रखा जाता है रक्षक। जी। तो रक्षक का काम है रक्षा करना, ना कि काम को कहना कि नहीं आप क्यों हमें वो कह रही हैं, आप बैठिए आराम से। यदि सब कोई आराम से बैठ जाए तो कहीं ना कहीं तो कुछ अन्याय होता रहेगा और अन्याय बढ़ेगा उससे। जी हाँ, जी बिल्कुल। तो अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाना हमारा प्रथम कर्तव्य है। जी। जैसे 40 अंधी लड़कियों को मैंने माफिया से छुड़ाकर जी और 2 साल अपने खर्चे पे रखा। कोई नोएडा का वासी नहीं कह सकता है कि हमने इनको पैसे दिए, फंड दिया या मेरे एनजीओ के लिए कुछ दिया। निठारी कांड में भी 3 साल की लड़ाई में गाड़ी का पेट्रोल लोगों को खिलाना, मैंने कभी किसी से कोई वो नहीं लिया। जी। इन लोगों को किस तरह से बड़ी मुश्किलों से इन लोगों को खिलाना पढ़ाना 2 साल तक रखा। फिर नेत्रहीन कल्याण परिषद को सौंपा। आज ये 40 लड़कियां वेल सेटल्ड हैं, कुछ न कुछ काम कर रही हैं। उसके बाद हुआ यहाँ 29 सेक्टर में 2 बहनें थीं। जी। 2 बहनें थीं, वो अंदर से बंद थीं। मोहल्ले वालों ने उनकी बिजली पानी सब काट दिया था। बिना पानी के नमक चाट चाट के रह रही थी। एक तो मरना सन्न थी, किसी तरह अंदर घुसने नहीं दिया जा रहा था मुझे। किसी तरह मैं छलांग लगा के, मतलब किसी झाड़ी वाड़ी से गई, जिससे मेरा हाथ पैर भी बहुत ही वो हो गया, जख्मी हो गया। लेकिन मैं पहुंची वहाँ तक। फिर बाकी लोग भी आए। तब हमने खिड़की से देखा कि 2 महिलाएं हैं अंदर बंद हैं। उन दोनों को हमने पुलिस की मदद से बाहर निकाला, उनको हॉस्पिटलाइज किया। एक तो बच गई और एक ख़त्म हो गई। तो जो हमारा समाज है संवेदनहीन होता जा रहा है, अपने ही दायरे में रह रहा है। आज परिवार परिवार से कट रहा है। जी। इस तरह से समाज तो बहुत दूर की बात है। तो हम कैसे सोचेंगे कि एक अच्छे देश की स्थापना हो, लोगों में प्रेम हो, लोगों में विश्वास हो। इस सूत्र को जोड़ने के लिए, इसको कड़ियों में जोड़ने के लिए हम सबको एक होना पड़ेगा, थोड़ा बहुत संवेदनशील होना होगा। ताकि किसी के साथ अन्याय ना हो। हम अपने स्थान पर ही खड़े होकर जागरूक रहें। मैं बचपन में जब भी अपने दादाजी के घर जाती थी तो वहाँ एक चौकीदार बहुत ज़ोर से चिल्लाता था, जागते रहो जागते रहो। वो मुझे आज भी याद है। तो आज मैं सारे भारतवासियों को ये संदेश दूंगी कि जागते रहो, आसपास की व्यवस्था देखो। आज 800 बच्चे पूरे दिल्ली एनसीआर से गायब हो रहे हैं रोज़, और कोई जागा हुआ है? कहाँ जा रहे हैं वो बच्चे? क्या हो रहा है उन बच्चों के साथ? जी। क्यों हो रहा है ऐसा अन्याय? जो हमारा देश विश्व गुरु है। जी। हाँ, तो विश्व गुरु कब होगा? तब होगा जब हम जड़ों में पानी डालेंगे, जब हम हमारे देश का कानून, हमारे देश का प्रशासन, हमारे देश का पुलिस अपनी जगह पर सतर्क खड़ा हो। जैसे एक आर्मी का आदमी, जी, एक सैनिक जैसे खड़ा होकर अपने देश की रक्षा करता है, वैसे ही हर एक पुलिस नेता का कर्तव्य है कि वो सैनिक की तरह हर एक व्यक्ति की रक्षा करे। क्योंकि नेता को जनता बनाती है, जनता अपना अधिकार और विश्वास नेता को देती है। लेकिन उस विश्वास का जब खनन होता है तो देश भी डूबता है। राइट। क्योंकि फिर नेता के पावर के साथ वो पुलिस प्रशासन रहती है,
जो झूठ का साथ देती है, उसके साथ कानून रहता है जो घिसा पिटा कई सालों से चला हुआ कानून, अंग्रेजों के टाइम्स का कानून चल रहा है। लोग लड़ते लड़ते मर जाते हैं, लेकिन न्याय नहीं मिलता है, क्योंकि न्याय झूठ को मिलता है, गलत को मिलता है, जो सत्ता में बैठे हैं उनको मिलता है। जी उनकी रक्षा के लिए सब कुछ किया जाता है, चाहे वो कितनी भी गड़बड़ी क्यों ना करे। जी जी मेरा ये अनुमोदन है यहाँ के तमाम नेताओं से, अपने प्रधानमंत्री से, योगी जी से, जिनके ऊपर मेरी बहुत आस्था है, कि वो जड़ों में पहले पानी डालने की कोशिश करें, जी ताकि जो हमारे देश की अगर जड़ें मजबूत होंगी तो देश भी अपने आप मजबूत होगा। जड़ें हैं, यहाँ के बच्चे जो गायब हो रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, असुरक्षा जो है लोगों के बीच में, कि क्या कब करेंगे और कब उन्हें बिना मतलब का अरेस्ट कर लिया जाएगा। जी सारी बातें देख सुनकर तभी आगे बढ़ना चाहिए। मैम, आप एक ऐसे परिवार से बिलोंग करती हैं कि जिनके घरों में साहित्यकार और फ्रीडम फाइटर रहे, तो आपके जीवन में इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा? मेरे जीवन में इसका बहुत, मेरे रगों में ये बस गया। जी जैसे मेरे पिताजी को सारे एमपीज को बुलाया गया था कि आपने जो स्वतंत्रता का काम किया, युद्ध लड़ा, तो उसके एवज में हम आपको ज़मीन देंगे। जी तो मेरे पिता ने कहा माँ के लिए कुछ करेंगे, भारत माता के लिए, तो उसके एवज में कुछ लेंगे नहीं, ये हमारा कर्तव्य है। वैसे ही मेरे नाना जी अंतिम समय में जब वहाँ गए, तिरुपति बालाजी गए, तो वहाँ उन्होंने मौत मांगी। मौत इसलिए मांगी क्योंकि वो बूढ़े हो गए थे, विवश हो गए थे, और उनके साथ कुछ पॉलिटिकल भी गड़बड़ हुआ था इंदिरा गांधी से, क्योंकि नेहरू जी से उनकी बहुत पटती थी, इंदिरा गांधी से हो गया था। तो उन्होंने कहा तिरुपति जाके, मेरी आयु जयप्रकाश नारायण को दे दी जाए ताकि वो इस देश के लिए काम कर सके। और उन्होंने वहीं राम राम कहकर प्राण त्याग दिया, वहीं तिरुपति में। ईश्वर ने भी उनकी तुरंत सुनी। जी तो जिस परिवार में इस तरह से ईश्वर के निकट जो लोग हों, तो मैं तो उसमें कुछ भी नहीं हूँ, एक धूल मात्र हूँ। जी मैम, बतौर समाज सेविका आपने 100 से ज़्यादा मुद्दों को उजागर किया है, मतलब उसको आप प्रकाश में लेके आई है, चाहे वो निठारी कांड हो, चाहे आरुषि वाला कांड हो। इन सारे मुद्दों को उजागर करने में मैम आपको सबसे ज़्यादा चैलेंज क्या लगा, मतलब क्या परेशानी फेस करनी पड़ी आपको? मुझे हर बार ही परेशानी फेस करनी पड़ी। जैसे निठारी कांड में जी लगातार मुझे लोग कहते थे ये लड़कियों को बदनाम कर रहे हैं कि यहाँ से भग रही हैं लड़कियाँ, इस तरह के शब्द का इस्तेमाल किया जाता था। मेरी माँ उस समय जीवित थी, यहाँ पर आकर उनको धमकाया जाता था, और कौन धमका जाता था कुछ पता नहीं चलता था। जी आरुषि मर्डर केस में भी मुझे यहाँ के पुलिस के अधिकारी ने धमकाया था जी कि आप अगर कुछ बोलेंगी तो आपका नार्को टेस्ट होगा जी और अच्छा नहीं होगा। जी तो मुझे उसमें भी धमकी मिली। फिर जो वो 2 लड़कियां, सोनाली और एक और जो बंद थी कमरे में, जिसमें से एक की मौत हो गई, एक बच गई, जी तो उसमें भी मोहल्ले वालों ने और बाकी लोगों ने धमकाया। जी जी क्योंकि मैंने कहा कि आप लोगों ने पानी क्यों बंद कर दिया, 1-2 लड़कियां बंद थी तो देखा क्यों नहीं। तो ये बात जो सच्चाई थी उन लोगों को बहुत बुरी लगी, तो इसके लिए वो लोग मेरे खिलाफ हो गए। मुझे जो बाकी गुंडे हैं, जैसे कि बालाजी वाले, जिससे मैंने, जो मजदूर मर रहे थे, हर महीने 7-8 रिक्शा चालक मर रहे थे, तो उन लोगों ने भी बंदूक वगैरह से धमकाया, लेकिन मुझे कभी डर नहीं लगा। ये मैम आपका तो शायद पेपर वगैरह में भी आया था आपके पास, कि आपने कटिंग दिखाया था मुझे। जी तो उससे डर नहीं लगा जी। लेकिन सबसे भयंकर वो होता है जो सांप की तरह होता है और धरती के नीचे से डस लेता है बहन बहन बोल के। जी हाँ, तो ऐसे लोगों से मुझे डर लगता है। ऐसे लोग आए हैं जीवन में। जी जी। मैं जुझारू महिला थी, सच्चाई के लिए हरदम लड़ती रही, और सच्चाई कई बार कड़वी हो जाती है, वो कड़वाहट लोग निगल नहीं पाते हैं जी। इसलिए मुझे जेल भी जाना पड़ा, जान से मारने की धमकी भी हमेशा दी गई, लेकिन मैं आज भी डरी नहीं हूँ। मैं जहाँ खड़ी थी वहीं खड़ी हूँ
और जो लोग जहाँ पर थे, जिन लोगों ने धमकी दी, वो कहाँ गए पता नहीं चला।